अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या मुराद है और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक हमने सीखी थी। जैसे ट्रेजेक्ट्री से क्या मुराद है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से क्या मुराद है, और ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, पैराबोलिक होती है हमारे पास, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की है। फिर मैंने कहा था कि हम डिफरेंट प्रोजेक्शन जो हैं वो डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल की, कि हम किस किस एंगल पर इसको फेंकें, तो ये क्या क्या पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो पहला जो हमने डिस्कस किया था सिनेरियो वो था कि प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, यानी कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे ये बॉल, जब आप इसको थ्रो करते हैं तो इसके पास इनिशियली तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ मौजूद है वेलोसिटी का, यानी इसके पास इनिशियल सिर्फ vi(x) मौजूद है, जबकि vi(y) यहाँ पर 0 है, क्योंकि अगर वर्टिकल कंपोनेंट मौजूद होता तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता जब आप किसी चीज को थ्रो करते हैं, बल्कि वो ये ट्रेजेक्टरी फॉलो करता हुआ ऑब्जेक्ट जो है नीचे आता है हमारे पास ग्राउंड लेवल पर। तो हर पॉइंट पर इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही थी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो थ्रू आउट द मोशन जो है हमारे पास कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हम लोगों ने सपोज किया हुआ था कि हमारे पास कोई एयर फ्रिक्शन या फोर्स मौजूद नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज कर सके। यानी यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू होगी, अगर आप उसको 2 मीटर पर सेकंड कह दें तो वो नीचे पहुंचने तक 2 ही रहेगी। जहां तक वर्टिकल वेलोसिटी की बात है तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 था, लेकिन जो ही इसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है और हर पॉइंट पर इस पर एक फोर्स लगा रही है, और रिजल्टेंटली जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास इनिशियल लेवल पर आ जाता है, ग्राउंड लेवल पर आ जाता है। हमने कैलकुलेशन की थी इस सिनेरियो में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला था ऑब्जेक्ट का जिसको मैंने x कहा था, और फिर वर्टिकल डिस्टेंस निकाला था जिसको मैंने y कहा था। माइनस मैंने आप लोगों को बताया था कि माइनस इसलिए आता है क्योंकि बॉडी जो है आपकी, जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो आज हमें जो डिस्कस करनी है दूसरी प्रोजेक्शन इसकी, वो प्रोजेक्शन है बच्चों, किसी एंगल पर हम थ्रो करेंगे प्रोजेक्टाइल को किसी ओब्लीक एंगल पर, यानी रादर देन 0 90 डिग्री कोई एंगल होगा। तो देखते हैं ऐसी सूरत हाल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी के वो क्या क्या आते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट सम oblique एंगल। ठीक है, आज हमने ये देखना है, हम यहाँ पर एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस। आप जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंकना चाहते हैं हम उसको यहाँ से फेंकेंगे। आप देखिए अगर आप इसको यहाँ से थ्रो करें तो ये जो एंगल यहाँ पर बरकरार है वो थीटा है। तो इस ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है, हॉरिजॉन्टल, और ऊपर भी गया है, वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया है। उसके बाद में क्या होगा, ये थोड़ा सा और आगे जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फिर वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो मैं इसका रिजल्टेंट यूं ड्रॉ कर सकती हूँ। सिमिलरली फिर ये यहाँ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद क्या होगा, ग्रेविटी इस पर एक्ट करना शुरू कर देगी, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। फिर चूंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमारे पास कांस्टेंट है, एयर फ्रिक्शन ही नहीं है, जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो मैं इसका रिजल्टेंट यूं ड्रॉ कर सकती हूँ। तो बच्चों हमारे पास जो कर्व आएगी वो कुछ यूं होगी इस पाथ की, इसको भी पैराबोलिक पाथ ही कहते हैं, पैराबोलिक कर्व है ये। अगर आप देखें इसको यहाँ से कट करें ना इस कर्व को, तो ये बिल्कुल वैसे ही बन जाती है जैसे ये है आपके पास, यानी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से, तो ये सिमिलर है उससे। ऐसी सूरत हाल में जब आप इसको किसी ऑब्लीक एंगल पर थ्रो कर रहे हैं अपने प्रोजेक्टाइल को, हम इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में होगा, और
यानी y कैलकुलेट करना चाहते हैं। बच्चों चूंकि मैंने यहाँ पर सपोज किया हुआ है कि कोई भी फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जब मैं बात करती हूँ या हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करती हूँ इसके प्रोजेक्टाइल के, तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। जब फोर्स नहीं है तो जाहिर बात है फिर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा एक्स एक्सिस के अलाउंग। एक्सेलरेशन ना होने का मतलब है कि मेरे पास वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलाउंग थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट से क्या मुराद है कि जितना इनिशियल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का उतना ही फाइनल कंपोनेंट भी होगा। सही। और जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं तो वेक्टर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, v cos थीटा। तो ये बच्चों आप लोग जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं वेलोसिटी का इस तरह से। अब अगर इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात की, वर्टिकल मोशन अगर हम देखें तो उस डायरेक्शन में तो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है। फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास। अब जब फोर्स है तो जाहिर बात है एक्सेलरेशन भी होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना एक्सेलरेशन होगा, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है और वो वैल्यू आप लोगों को पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूं ही है। अगर बॉडी ग्रेविटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो इसकी वैल्यू नेगेटिव कंसीडर होती है जी की, और अगर डाउनवर्ड आ रही है और ग्रेविटी भी चीजों को डाउनवर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो ऐसी सूरत हाल में जी की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव कंसीडर होगी। अब चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमारे पास वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है क्योंकि उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, हर पॉइंट पर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है अगर फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा। अगर एक्सेलरेशन है तो हमारे पास जो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, यानी ये जो v i y यहाँ पर इनिशियल कंपोनेंट, अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि वो sin थीटा है, v y sin थीटा है, वो और जो फाइनल कंपोनेंट होगा वर्टिकल वेलोसिटी का वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में वो नॉन यूनिफॉर्म है। मींस कि इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट और फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट वुड नॉट बी इक्वल। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट तो बच्चों सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास, हमने पढ़ा भी है वेक्टर में ये कि ये हमारे पास होता है sin थीटा के बराबर, vi sin थीटा के बराबर। जहां तक रही फाइनल कंपोनेंट की बात, तो उसके लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। अगर मैं वर्टिकल की बात कर रही हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट की, तो फिर मैं Vf भी वर्टिकल कंपोनेंट लूंगी और Vi भी वर्टिकल कंपोनेंट ही लूंगी। ठीक है, इसको जरा मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब देखिए इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट तो हमारे पास मौजूद है Vi sin थीटा। अब फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट के लिए मैं ये इक्वेशन यूज कर रही हूं। अब इनिशियल की मैं वैल्यू पुट करूंगी i y की और एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन में होगा, तो वो मेरे पास आएगा Vi sin थीटा। एक्सेलरेशन क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और अगर अपवर्ड जा रही है तो फिर माइनस टी हम लेंगे टी। तो आपके पास ये इक्वेशन यूं आ जाएगी Vi sin थीटा माइनस टी। ये आपने वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाल लिए। सिमिलरली आप रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी का। वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालना सीखा था। सेकंड चैप्टर में रिजल्टेंट वेलोसिटी। उसके लिए v यूज
मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास x कंपोनेंट वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड आ जाता है या रिजल्टेंट आ जाता है वेलोसिटी का। और अगर हम निकालना चाहें एंगल फाई, एंगल फाई क्या है ये समझने की बात है इसमें। एंगल फाई जो है बच्चों ये किसी भी इंस्टेंट पर एंगल है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान में। ये जो वेक्टर्स आपने ड्रॉ किए हैं उनके दरमियान है। आपने ये बात याद रखनी है, थीटा वो एंगल जिस पर प्रोजेक्ट किया था और फाई वो एंगल जिस पर आप किसी भी इंस्टेंट पर जो एंगल होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बच्चों ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट एनी इंस्टेंट हम निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान में, और उसे निकालने का फार्मूला वही होगा जो सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने सीखा हुआ है। वो होगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यूं हम एंगल भी निकाल सकते हैं। अब हम लोगों ने सीखना है कि हाइट कैसे कैलकुलेट की जा सकती है प्रोजेक्टाइल की और हाइट होती क्या है। इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या मुराद है प्रोजेक्टाइल के और इसकी डेरिवेशन। सिमिलरली रेंज के लिए हम देखेंगे इसी लेक्चर के दौरान में, ठीक है। क्लास हम लोग कैलकुलेट करने लगे हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद है। ये देखिए एक प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। तो हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम पॉइंट तक का इसका जो डिस्टेंस होता है उसको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड इट्स हाइट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी डेरिवेशन में हम लोग यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों के पास है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में 2as is equal to vf square minus vi square। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज की। तो बच्चों चूंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है जो हाइट है आपकी, तो मैं यहाँ पर जितने भी एक्सेलरेशन और डिस्टेंस और वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लूंगी वो तमाम वर्टिकल कंपोनेंट्स कंसीडर करूंगी। आप ये देखिए मैं इनके सबके जो है साथ y लगा देती हूँ। हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा, चूंकि बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड मूव कर रही है ग्रेविटी के ऑपोजिट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी नेगेटिव यानी माइनस g। वर्टिकल डिस्टेंस मैंने जो यहाँ पर लिया है उसको हाइट कह रही हूँ h, और फाइनल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो 0 होगा इस पॉइंट के ऊपर, पीक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 0 हो जाती है। दैट्स व्हाई बॉडी ग्रेविटी की वजह से नीचे आना शुरू कर देती है, और जो इनिशियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो v i sin थीटा है। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ ये तमाम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और हम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। तो a y की जगह पे हम लगाएंगे -g और वर्टिकल डिस्टेंस की जगह पे हम लगाएंगे h, क्योंकि हम हाइट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वर्टिकल डिस्टेंस हमने कहा कि यहाँ पर जो है वो हाइट है। फाइनल कंपोनेंट तो वेलोसिटी का 0 है, इनिशियल कंपोनेंट v i sin थीटा है। आप इसको सिंपलीफाई करें, you will left with -2gh on the left side of the equation, and on right side you will have -vi square sin square theta। by cancelling these two signs, आप अगर 2g को दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो हाइट का आएगा वो होगा vi square sin square theta by 2g। तो इस तरह से आप प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों डेरिवेशन इस टॉपिक की। आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है, फार्मूलाज भी आप लोगों को इनके याद होने चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या मुराद है बच्चों प्रोजेक्टाइल की। अब ये एक मैंने कर्व बना दी प्रोजेक्टाइल, जिस वक्त आपने इसको प्रोजेक्ट किया, थोड़ा लॉन्च किया प्रोजेक्टाइल को, उस वक्त से लेकर जमीन पर पहुंचने तक इसने कितना वक्त लिया वो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है प्रोजेक्टाइल का। तो बच्चों ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये आपका पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। इस तमाम डिस्टेंस के दरमियान में कितना ड्यूरेशन लगा, कितना टाइम लगा, हमने वो कैलकुलेट करना। पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे यूं, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन
पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक कितना टाइम लगा, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास है, s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2at²। तो बच्चों चूंकि मैं यहाँ पर तमाम वर्टिकल कंपोनेंट्स कंसीडर कर रही हूँ तो मैं सबके साथ y लगा दूंगी। अब बॉडी जब यहाँ से शुरू हुई तो वो दोबारा से हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड पर ही आ गई, ग्राउंड लेवल पर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, 0 इस पॉइंट पर। तो मैं sy 0 कंसीडर करूंगी। वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट हमारे पास वेलोसिटी का था, हमने इसको vi sin थीटा लिया हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो vi sin थीटा था। और एक्सेलरेशन जो कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी तो वो नेगेटिव हम लिखेंगे। अब अगर मैं इस फार्मूला में ये तमाम वैल्यूज पुट कर दूं तो मेरे पास आएगा vi sin थीटा t, g की वैल्यू नेगेटिव ली हुई है क्योंकि बॉडी ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आई विल लेफ्ट विद -1/2 g t²। अब ये वैल्यू देखिए मेरे पास ये माइनस में है, ये वाली वैल्यू मैं इसको अगर इक्वालिटी के दूसरी तरफ मूव करवा दूं तो ये मेरे पास प्लस के साथ होगी +1/2 gt² और इस तरफ मेरे पास आ जाएगा vi sin थीटा t। मुझे t चाहिए, मैं अपनी इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ। इस t को भी उठा के दूसरी साइड पे ले जाती हूँ t²/t, और यहाँ पर जो g मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और 2 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वालिटी की दूसरी साइड पर। तो एक t से कैंसिल होगा तो ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया प्रोजेक्टाइल का। आप इस फार्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद है, मैंने यहाँ पर भी ट्रैजेक्टरी ड्रॉ कर दी बच्चों। रेंज से मुराद है कि जब आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कहाँ पर जाकर वो गिरेगा, उसको उसकी रेंज कहते हैं। ठीक है, इसको मैं यूं लिखती हूँ बाय डेफिनेशन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज इट्स रेंज। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वैसे तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। बच्चों डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपके पास होता है s इज इक्वल टू vt। चूंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसलिए मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रही हूँ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो मैं हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी का या डिस्टेंस का वो तमाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगी। तो मैंने यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको r कह दिया, रेंज कह दिया इस दफा। और जो मेरे पास वेलोसिटी है ये मैंने ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंसीडर की और इनिशियल, आपको पता है इनिशियल या फाइनल प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर रहेगी क्योंकि हमारे पास कोई एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस बात को आपने ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पे इनिशियल कंपोनेंट ले लेती हूँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, वो vi cos थीटा है। टाइम की वो वैल्यू बच्चों जो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट की है दैट इज 2vi sin थीटा/g। अगर मैं ये तमाम वैल्यू जो है अपने इस फार्मूला में पुट कर दूं, मैंने x कंपोनेंट से ये तमाम कंसीडर किए क्योंकि मेरे पास रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है इसलिए तमाम कंपोनेंट्स x वाले होंगे। अब ये सारी वैल्यू उठा के इस जगह पर पुट कर दूंगी, vix की जगह पर vi cos थीटा और t की जगह पर t की वो वैल्यू जो मैंने अभी प्रीवियसली डिराइव की है। सिंपलीफाई करूंगी तो 2vx² sin थीटा cos थीटा/g आ जाएगा। मैंने 2 को sin थीटा और cos थीटा के साथ लिख दिया है। क्यों लिखा है, इसलिए कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला हमारे पास बन रहा है 2 sin थीटा cos थीटा बच्चों बराबर होता है sin 2 थीटा के। तो मैं इसकी जगह पर sin 2 थीटा लिख सकती हूँ। अब आप एक बात और से देखेंगे यहाँ पर जो आपके पास रेंज है वो किस एंगल पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है साइन के एंगल के ऊपर। आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर होती है, 90 डिग्री पर होती है, यानी साइन 90 डिग्री पर आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है दैट इज 1। अगर आप ये करें आपको यहाँ पर 90 डिग्री एंगल चाहिए तो अगर आप यहाँ पर थीटा की जगह पे यानी आपके पास है sin 2 थीटा, आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रेंज भी मैक्सिमम होगी, आपको प्रोजेक्टाइल उतनी ही दूर जाकर गिरेगा। सही, अब आप क्या करेंगे, थीटा की जगह पे आप 45 पुट कर दें यहाँ पर तो ये 90 डिग्री बन जाएगा sin 90 डिग्री और आपके पास वैल्यू भी आएगी मैक्सिमम यानी 1। ठीक है, 1 से बुलाता है मैक्सिमम वैल्यू। तो
तो बच्चों आपने ये बात याद रखनी है कि रेंज मैक्सिमम होती है एंगल 45 डिग्री के ऊपर, इसको आपने नहीं भूलना। तो ये हमने डेरिवेशन कर ली, टॉपिक की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो थी। आप ध्यान से इस लेक्चर को सुने, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो इंशाल्लाह ताला हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।